नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट की लड़ाई अब अफ्रीका तक पहुंच गई है। गजा से लेकर यमन तक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों को उखाड़ फेंकने की कसम खाई हुई है, तो इजरायल अब गजा पर कब्जा करने की तैयारी में नजर आ रहा है। इजरायल ने हमास को साफ चेतावनी दे दी है। इन हमलों के जवाब में हूती विद्रोही भी अमेरिकी ड्रोन मिसाइलों को निशाना बना रहे हैं। तो गजा को लेकर फिर छिड़ी जंग, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पुतिन के बाद ट्रंप की जेलेंस्की से बात। अमेरिका ने मांगा यूक्रेन के पावर प्लांट्स का कंट्रोल। रूस ने 30 दिनों के पूर्ण युद्ध विराम को नहीं दी है मंजूरी। अमेरिका में आज से रद्द हो जाएंगे H-1B वीजा। राष्ट्रपति ट्रंप और जज बोसबर्ग में छिड़ी बहस। बोसबर्ग बोले आदेश नहीं माना तो भुगतने पड़ेंगे अंजाम। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर एकेरम इमामोग्लू गिरफ्तार। राष्ट्रपति चुनाव में एर्दोगन के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं इमामोग्लू। विपक्ष ने लगाया तख्तापलट का आरोप। और चलते चलते में देखेंगे क्या अब स्पेस में छिड़ेगी जंग। चीन ने शुरू किया युद्धाभ्यास। तो गजा को लेकर एक बार फिर जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों को निशाना बनाया है। लाल सागर में अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर हूतियों के हमलों के खिलाफ बीते कुछ दिनों से अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ चेतावनी दे दी है कि अमेरिका तब तक हमला करता रहेगा जब तक लाल सागर में हूतियों का हमला नहीं रुकता। बीती रात भी अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के मिसाइल प्लेटफॉर्म और हथियारों के कई गोदामों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब एक दिन पहले ही व्हाइट हाउस ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि उसे अमेरिका को गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने कहा कि हूती की तरफ से हर हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने हूतियों के हमले को लेकर ईरान को चेतावनी दी हो। इससे पहले भी ट्रंप ने साफ कहा था कि ईरान को हूतियों का समर्थन बंद करना होगा, जिस पर ईरान ने भी सख्त रुख इख्तियार करने की बात कही थी। वहीं हूतियों ने भी अमेरिका के हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। उन्होंने अमेरिका के शक्तिशाली ड्रोन MQ-9 को मार गिराया है। अक्टूबर 2023 के बाद यह 16वां अमेरिकी MQ-9 ड्रोन है जिसे यमन में मार गिराया गया है। साफ है, अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच यह संघर्ष बढ़ने वाला है। हूतियों का कहना है कि लाल सागर में उनके हमले फिलिस्तीन और गजा के समर्थन में हो रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट की जंग शांत हो सके। लेकिन इससे यमन में ही नई जंग छिड़ती दिखाई दे रही है और मिडिल ईस्ट में भी इजरायल के हमलों ने एक बार फिर जंग की शुरुआत कर दी है। हाल ही में इजरायल की एयर स्ट्राइक में गजा में 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी और तब से ही इजरायल लगातार गजा पर हमले कर रहा है। इजरायल का कहना है कि युद्ध विराम पर बातचीत आगे नहीं बढ़ रही, ऐसे में उनकी तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं। इजरायल के ताजा हमले में एक विदेशी नागरिक की जान चली गई और 4 अन्य घायल हो गए हैं। यह हमला सेंट्रल गजा सिटी में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय के पास किया गया है। हालांकि इजरायली सेना ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तरी गजा में एक हमास के ठिकाने को निशाना बनाया था। इजरायली हमलों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी निंदा हो रही है, जिस पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमला करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि संघर्ष विराम बहाल करने के लिए वार्ता सिर्फ हमले के बीच ही जारी रहेगी। लेकिन इजरायल के हिंदुस्तान में राजदूत रूवेन आजर का जो बयान सामने आया है, उसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमास को गजा पट्टी से बंधकों को रिहा करना चाहिए और सत्ता छोड़कर कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इजरायल गजा पर नियंत्रण करेगा। उनके इस बयान से माना जा रहा है कि इजरायल अब गजा पर कब्जा करने की तैयारी में है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कही थी, लेकिन अरब देशों ने उनके इस प्लान पर पानी फेर दिया था, जिसके बाद अब इजरायल ऐसा करने की कोशिश में दिखाई दे रहा है। अब उसकी ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध विराम की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, युद्ध विराम के लिए उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह वार्ता बहुत सफल नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले तो पुतिन ने ट्रंप को बात करने के लिए 1 घंटे वेट कराया और उसके बाद जब बातचीत हुई भी तो पुतिन ने 30 दिन के लिए पूर्ण युद्ध विराम की शर्त नहीं मानी। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि वो अगले 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे, यानी आंशिक युद्ध विराम पर सहमति जताई गई। लेकिन सीमित युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद मॉस्को और कीव ने एक दूसरे पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया, जिससे बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। जिसके बाद अब ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को फोन मिलाया है और उनसे इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर बात की।
व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद दोनों नेताओं की यह पहली बातचीत थी। इसकी जानकारी देते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बहुत अच्छी टेलीफोन कॉल पूरी की। यह लगभग 1 घंटे तक चली। चर्चा का अधिकांश हिस्सा एक दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ की गई कॉल पर आधारित था। हम पूरी तरह से सही रास्ते पर हैं। ट्रंप के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और एनएसए माइकल वॉल्ट्ज ने बयान जारी कर बताया कि व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के पावर प्लांट्स का कंट्रोल अमेरिका को देने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि इनकी सुरक्षा के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। इस पर जेलेंस्की की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैंने जंग खत्म करने की दिशा में पहले कदम के तौर पर ऊर्जा और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने का समर्थन किया। हम इसे लागू करने के लिए तैयार हैं। अपनी टीम को आंशिक सीजफायर लागू करने और अन्य तकनीकी मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया है। यूक्रेन अमेरिका कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए सऊदी अरब में मिलने को तैयार है। यानी एक तरह से देखा जाए तो यूक्रेन पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में है। उसने आंशिक युद्ध विराम को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन रूस का रवैया अभी भी चिंताजनक बना हुआ है। ट्रंप के लिए रूस को पूर्ण युद्ध विराम के लिए मनाना बेहद मुश्किल होने वाला है। और अब अगली खबर में बात ट्रंप प्रशासन के एक और फैसले की। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बदलाव को लेकर बड़े फैसले कर रहे हैं, तो इसका विरोध भी होता दिखाई दे रहा है, लेकिन ट्रंप पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। अब ट्रंप सरकार की तरफ से H-1B वीजा कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया। H-1B वीजा प्रणाली दूसरे देश से अमेरिका आने वाले कुशल श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी। इनकी जगह अब ट्रंप सरकार नए नियम लाई है। इस नए नियम के मुताबिक 5 साल से पुराना कोई भी रिकॉर्ड सिस्टम से हटा दिया जाएगा। अगर किसी मामले की अंतिम निर्धारण तिथि 22 मार्च 2020 है, तो आवेदन इस साल 22 मार्च को हटा दिया जाएगा। ट्रंप सरकार के इस फैसले से लाखों लोग जिनके पास पुराना H-1B वीजा है, उनके लिए भी संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को निर्वासित करने का अभियान भी चला रखा है, लेकिन इस पर अमेरिका की कोर्ट ही भड़क उठी है। वेनेजुएला के लोगों को निर्वासित करने के फैसले को लेकर ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी कोर्ट आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने वेनेजुएला के एक समूह के सदस्यों के निर्वासन को अस्थायी रूप से रोक दिया था, जिसे ट्रंप प्रशासन ने नहीं माना, जिसके चलते जिला जज बोसबर्ग और ट्रंप प्रशासन के बीच में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जज की तरफ से दिए गए मौखिक आदेश का ट्रंप प्रशासन ने उल्लंघन किया था, जिसे लेकर उन्होंने अब परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जज बोसबर्ग को उपद्रवी और क्रांतिकारी बताते हुए महाभियोग चलाने की मांग की। हालांकि उनकी इस मांग को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने खारिज कर दिया। तो अब अगली खबर में बात करेंगे तुर्की में शुरू हुए बवाल की। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन पर दूसरे देशों के मामले में दखल देने के आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनके अपने ही देश में बवाल मचा हुआ है। खुद को तुर्की का खलीफा बताने वाले एर्दोगन के तख्ता पलट की कोशिशें शुरू हो गई हैं। उनके खिलाफ जनता ने बगावत कर दी है। लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। देश में हालात अब इतने बिगड़ गए हैं कि तुर्की के प्रशासन ने अगले 4 दिनों तक देश में किसी भी तरह के प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू को हिरासत में ले लिया गया है। इमामोग्लू के खिलाफ कार्रवाई के बाद तुर्की में विपक्ष भड़क गया है। तुर्की के मुख्य विपक्षी दल ने इस कार्रवाई को अगले राष्ट्रपति के खिलाफ तख्ता पलट कहा। मेयर इमामोग्लू से जुड़े करीब 100 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनमें इस्तांबुल डिस्ट्रिक्ट के मेयर रेसुल इमरान साहन और मूरत कालिक शामिल हैं। दरअसल 54 साल के इमामोग्लू की गिरफ्तारी को राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्हें प्रमुख विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी CHP का आधिकारिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाना था। इमामोग्लू कई सर्वेक्षणों में एर्दोगन से आगे चल रहे हैं, जिसके बाद एर्दोगन की तरफ से उनके खिलाफ 2 अलग-अलग जांच शुरू की गई, जिसमें आपराधिक संगठन का नेतृत्व करने, रिश्वतखोरी और टेंडर में धांधली के आरोप भी शामिल है, और इसी मामले में उन्हें अब गिरफ्तार किया गया। इससे पहले उनकी डिग्री को भी रद्द कर दिया गया था। तुर्की में किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए विश्वविद्यालय की डिग्री का होना जरूरी होता है, यानी एर्दोगन ने इमामोग्लू के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दी। साफ है ये पूरा मामला राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ है। बता दें कि तुर्की में अगला चुनाव 2028 में होना है, लेकिन एर्दोगन पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के बाद राष्ट्रपति के रूप में अपनी 2 कार्यकाल की सीमा तक पहुंच चुके हैं, और तुर्की के संविधान में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए 5-5 साल के 2 कार्यकाल ही पूरे कर सकता है। तीसरे कार्यकाल के लिए उसे अयोग्य माना जाता है। लेकिन अगर कोई कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में तीसरा कार्यकाल भी मिल सकता है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि एर्दोगन चुनाव वक्त से पहले कराएंगे या फिर उन्हें संविधान बदलना होगा।
लेकिन संविधान में बदलाव मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि फिर मामला कोर्ट में भी लटक सकता है। और इसीलिए एर्दोगन समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में है, और इसी के चलते विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां कर ली है। और ऐसे में अब एर्दोगन ने विपक्ष को दबाने की कोशिश तेज कर दी है। और अब चलते चलते में बात होगी अंतरिक्ष में नए खतरे की आहट की। तो चीन ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉग फाइटिंग का अभ्यास किया है। इसे चीन के अंतरिक्ष युद्ध की क्षमता प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान चीनी उपग्रहों ने अंतरिक्ष में दुश्मन के सैटेलाइटों को नष्ट करने, उन्हें घेरने और कक्षा से विस्थापित करने का अभ्यास किया। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने इस प्रदर्शन को चिंताजनक बताया है, क्योंकि इसे भविष्य में अंतरिक्ष के लिए नए संकट के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के स्पेस ऑपरेशंस के वाइस चीफ जनरल माइकल ग्वेटलिन ने चीन की सैटेलाइट डॉग फाइटिंग प्रदर्शन को अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दूसरे प्रतिद्वंद्वियों के साथ मिलकर चीन और बड़ी ताकत बन सकता है। डॉग फाइटिंग एक तरह के हवाई मुठभेड़ के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। अंतरिक्ष में इस डॉग फाइट को चीन की सामरिक और तकनीक उन्नति का नवीनतम प्रदर्शन भी माना जा रहा है। ग्वेटलिन ने कहा कि हमें अंतरिक्ष को देखने के तरीके को बदलना होगा। एक वक्त पर अंतरिक्ष में अमेरिका का दबदबा होता था, लेकिन अब यह दबदबा कम हो गया है। भविष्य में यह अंतर उलट भी सकता है। वैसे चीन की सैटेलाइट डॉग फाइटिंग से सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, हिंदुस्तान को भी खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अपने इस पड़ोसी से कई मुद्दों पर मतभेद चल रहे हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।